पहला क्वेश्चन है अपने पास में आज का कि 2D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल कम से कम 3D पॉसिबल होता है। ठीक है, 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है, 6D होता है। 2D नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2D में? 0। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर 4f। अगर आप 4f को देखोगे तो यहाँ जो पहले आता है ना उसको बोलते हैं n। तो n बराबर 4 है, ये तो पॉसिबल है। ओके, फिर दूसरी क्वांटम नंबर आती है l। l की जो पॉसिबल वैल्यू होती है वो होती है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक है, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 2 होती है कि नहीं होती है? f के लिए कितनी होती है? 3। यहाँ तो अपने को f के लिए ढूंढनी ना, तो आंसर जाना चाहिए था 3। तो ये वाला आंसर हो जाएगा अपना, क्योंकि l बराबर 2 तो किसके लिए होता है? d के लिए होता है, f के लिए नहीं होता है। अपने को नॉट पॉसिबल ही बताना था। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप उसको किसी फोटोन को 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हो तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेगी, ये आपको बताना है। ओके, तो अगर आप 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहे हो तो पहले आपको एनर्जी की वैल्यू याद होनी चाहिए। 13.6 होती है E1 में, E2 में कितनी होती है? 3.4 होती है E2 की। E3 की कितनी होती है? 1.51 होती है। ये क्या बोल रहा है? ये वैल्यूज होती है एनर्जी की जो आपको याद होती है। 0.85 होती है E4 के लिए। E5 तक की एनर्जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये E5 5 लेवल की एनर्जी आपको याद होनी चाहिए। अब बोल रहा है कि आपके पास में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, मतलब कि 1 से 2 में जा रहा है। 1 से 2 में जाएगा ना तो एनर्जी का जो गैप होगा ना वो होगा 13.6 माइनस 3.4। तो आंसर कितना आ जाएगा? करीब, इससे तो 11 नहीं आएगा आई थिंक। इससे कितना आएगा? 3.4, 10.2 समथिंग आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इसमें से आप रिमूव करोगे, हाँ यस, ये 1 से 3 में आ रहा है तो इनका एनर्जी का गैप कितना आएगा? 11। मतलब कि जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है ना तो एनर्जी का जो गैप होता है ना वो वैल्यू आपको दे रखी है। तो 1 से 3 में जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से 3 में। तो स्पेक्ट्रल लाइन की अपने को नंबर पता करना है। बट यहाँ पर फिक्स 11 नहीं आएगा। फिक्स 11 यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि अपने को एग्जैक्ट चाहिए। तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर मिलेगी तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। क्योंकि आपको देखो इलेक्ट्रॉन को, देखो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाता तो कितना वैल्यू आता, वो इन दोनों का आप गैप निकालते 10.2 आता। 1 से 3 में जाता तो गैप कितना आता? तो गैप आता कुछ पॉइंट में ही आता, फिक्स 11 तो नहीं आता ना। तो यहाँ ऐसा कोई ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई स्पेक्ट्रल लाइन नहीं होगी। अगला है, कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? देखो 3 कौन सा होता है? ये वाला 3 होता है। L बराबर 2 है। L बराबर 2 किसके लिए होता है? L बराबर 2 होता है D के लिए। तो 3D पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है। अगला क्या है? 3S पॉसिबल होता है? होता है। अगला क्या है? 3S। अगला क्या है? 3P। सारे के सारे यहाँ तक तो पॉसिबल है। उसके बाद में आपको बता दूँ, M की जो वैल्यू होती है ना, S के लिए सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल होती है 0, P के लिए 0, -1 और +1 पॉसिबल होती है, D के लिए -2, -1, 0, +1 और +2 पॉसिबल होती है। F के लिए -3, -2, -1, 0,
+1 +2 +3 ये पॉसिबल होती है। अब आप बताओ एस के लिए, इसमें एस की वैल्यू -1 दिखा रहा है, एस के लिए एम की वैल्यू -1 दिखा रहा है, क्या पॉसिबल है? एस के लिए एम की वैल्यू सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। तो आपको ये एस की इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं एम की वो याद होनी चाहिए, तो आप बता पाओगे कि यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ रेडियल नोड 3s एंड 2p। अब देखो यहाँ पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है नोड्स का, रेडियल नोड्स कितनी होती हैं और एंगुलर नोड कितनी होती है और टोटल नोड कितनी होती है। तो रेडियल नोड होती है n-l-1, कितनी होती है? रेडियल नोड होती है n-l-1। एंगुलर नोड कितनी होती है? एंगुलर नोड होती है l। और टोटल नोड कितनी होती है? तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितनी आ जाएगी? n-1। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, रेडियल नोड कितनी होती है और एंगुलर नोड कितनी होती है, टोटल नोड कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो अब आप इसमें आप एल की वैल्यू, आपको एन दे रखा है वैल्यू आपके सामने, दे रखा है, तो एल की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू भी दे रखी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। निकाल लोगे? ओके, मैं आपको निकाल के दिखा लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 3s के लिए निकालते हैं। 3s के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू हो गई 3। एल की वैल्यू कितनी होगी? एस के लिए 0 -1, तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। 2 बिल्कुल 2 आ गया। 2p के लिए कैलकुलेट करते हैं। 2p के लिए एन की वैल्यू कितनी है? 2, और एल की वैल्यू कितनी होती है p के लिए? 1 -1 बराबर 0। तो आ गया आंसर 2 एंड 0। ओके, तो ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले कुछ 1 या 2 साल में शायद इस पे क्वेश्चन आया था। रेडियल नोड n-l-1, एंगुलर नोड l और टोटल नोड इतनी होती है। सिंपल फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा आपको, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, तो द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्या करोगे आप? वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे। लैम्डा बराबर क्या होता है? h/mv होता है। वेवलेंथ का तो यही फॉर्मूला होता है। तो h की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन मास का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10⁻10। सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो पहले 34 को देखो, पावर माइनस वाली पावर है ना, तो 34 ये चली गई, कितना हो गया? ऊपर कितना बचा होगा? 10⁻−3। फिर ये 10⁻10 जो ऊपर जाएगी ना, तो ये 10⁻−10 हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा? 6.63 अपॉन 3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर, एक तो इसकी बच गई 10⁻−3 और एक बच गई 10⁻10। 10⁻−10 को तो अपन एंगस्ट्रम बोल देंगे, क्यों? हर ऑप्शन में आपको एंगस्ट्रम लिखा आ रहा है, तो ये तो बन जाएगा एंगस्ट्रम, ठीक है। अब इसको 3 से कट कर दो पहले, तो कितना हो जाएगा? 2.21 अपॉन 9 इंटू 10⁻3, ये आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे 9 से, तो 9 से डिवाइड करोगे तो पहले कितना आएगा? इसको 10⁻4 कर दे क्या? एक पॉइंट इधर फिक्स कर देते हैं, या 10⁻3 ही रहने दो। 2.21 भाग दोगे, पहले भाग जाएगा, नहीं तो 0 लगाओगे, ठीक है। फिर यहाँ बच जाएगा 0.22 हो जाएगा, तो फिर एक 0 आ जाएगा। 2 में 9 का भाग दोगे इतना ही आएगा, तो फिर आएगा 243, क्या आ जाएगा आपके पास में? अब डिवाइड करके देख लो। 0 पॉइंट कैसे भाग देते हैं मैं आपको बता देता हूँ। भाग देने के लिए आपको सिंपल एक भाग है कि 221 में आप पहले 9 का भाग दे दो, ठीक है। सिंपल, कुछ भी पॉइंट वॉइंट नहीं हटाना, पहले सिंपल दे दो, तो कितना आएगा? 2 बार जाएगा पहले, और फिर कितना आएगा? 18। कितने बच गए? 4। फिर कितना जाएगा? फिर जाएगा 4 बार, तो 24 आएगा आंसर। कितना आया? 24। उसके बाद आप क्या करोगे?
भाई 221 में अगर भाग देते हैं 9 का तो 24 आंसर आता है, 24 आंसर आया। अब आप देखोगे मैंने लिख दिया यहाँ पे 24, उसके बाद में यहाँ 2 नंबर के बाद में पॉइंट था, तो यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, इंटू 10⁻³ अब इसको सेट करना पड़ेगा, तो आप सेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में। ओके, इसको मिटा करके खाली जगह करते हैं और फिर अपन बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। चलिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? अगला वाला क्वेश्चन है फॉर द सोडियम एटम, फॉर द सोडियम कितना होता है Na, 11 नंबर पे आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ m बराबर 0, तो सोडियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 1s², 2s², 2p6, 3s1, हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब बोलता है m बराबर 0 कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। s का एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो फिल कर दिए अपन ने। s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ एक ही आएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम का बोला था m बराबर 0 किसके लिए होगा, तो अपन ने अभी m की वैल्यू भी पढ़ी थी, m की वैल्यू s के लिए तो 1 होती है, उसके लिए 0, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे भी दोनों के लिए s की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे भी दोनों के लिए एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए s की वैल्यू m की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑर्बिटल के लिए तो m की वैल्यू होती है 0, इसके लिए होती है -1, इसके लिए होती है +1। अभी आपने देखा कि नहीं देखा कि p में -1, 0 और +1 होती है, तो ये क्या थे, ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल जो होते हैं ना, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1। अपने को कौन से इलेक्ट्रॉन देखने हैं जिसमें इसकी वैल्यू 0 हो, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जिसमें m की वैल्यू 0 थी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए ऐसे 7। समझ में आया आपको क्वेश्चन? ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये अपने को बोला है कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनके क्वांटम नंबर ये वाली है। अगर आपको s की वैल्यू दे दे पर्टिकुलर, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर s दे रखा है, m दे रखा है, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन आपका फिक्स हो चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, आपको पता है मैं ये इतना बताना चाह रहा हूँ कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो लैम्डा ज़्यादा होगा, और एनर्जी आपको पता है एनर्जी का सीम उल्टा होता है, n अगर कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका काम आने, ये वाला फॉर्मूला आपको काम आएगा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, पहले पाई काउंट कर लेते हैं। एक डबल बॉन्ड में 1 पाई और 1 सिग्मा होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, और एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा और पाई होता ही नहीं है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है 2 पाई हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड मिल रहा है 1 पाई हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है 1 पाई हो गया, तो पाई कितने हो गए टोटल 4, बट ऐसे 3 ऑप्शन है जहाँ 4 पाई है। अब देखो, अब सिग्मा कैलकुलेट करते हैं, हर एक बॉन्ड में सिग्मा होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, मतलब कि हाइड्रोजन ऐसे लगेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 सिग्मा ये हो गए, एक ये 3, एक ये हाइड्रोजन, जितने एक हाइड्रोजन को 1 सिग्मा के बराबर कैलकुलेट कर लो। तो अब आप यहाँ पे जितने बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, हर एक बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा। ओके, तो जितने हाइड्रोजन है उतने सिग्मा होंगे, तो पहले कि यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दो, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 2 8, 1 9 और 1 10, 10 सिग्मा और 4 पाई। अगला क्वेश्चन, इसका IUPAC नेम आपको बताना है। IUPAC नेम के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड आपका आ जाए। ओके, तो आप लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करोगे, लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करोगे, आप भी समझते हो, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे आप, यहाँ से शुरू हो जाओगे और यहाँ तक आओगे, इधर जाओगे, नीचे क्यों नहीं आए, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। फिर नंबरिंग करते हो 1 2, यहाँ से नंबरिंग करोगे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा,
ठीक है। लेकिन इधर से अगर आप नंबरिंग करोगे इस साइड से तो 1 नंबर पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी मैंने गलती कर दी, 2 यहाँ आएगा, 3। आपको समझ में आया ना कि लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट चैन ये वाली सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद में नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये तो एल्कीन है तो लास्ट में लगेगा इन, इन लगेगा, सब में इन है। 2 बार इन है तो डाई इन होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, डाई इन होगा। अब डाई इन कहाँ पे है? डबल बॉन्ड कहाँ पे है? कहाँ पे है? एक तो है 1 नंबर के तुरंत बाद में डबल बॉन्ड है और एक 8 के बाद तुरंत डबल बॉन्ड है। तो 1,8 डाई इन होगा। है बात समझ में? तो आंसर आ गया सीधा। ओके, अगला वाला है, बोलता है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों सेम है। इसका अगर आप आईयूपीएसी नाम देखोगे ना तो क्या होगा? 1 2 3, इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। और कॉमन नेम देखोगे तो ये तो आइसोप्रोपेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया। दोनों सेम कहाँ हो गए? दोनों अलग अलग है। इसका अगर आप आईयूपीएसी नाम देखोगे तो क्या होगा? 1 2 3 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये आईयूपीएसी नाम होगा इसका। कॉमन नेम देखोगे तो प्लस जब बनता है इसको बोलते हैं नियो, तो ये हो जाएगा नियोपेंटेन। तो ये तो अलग हो गया। इसका नाम देखोगे ना, अगर आप आईयूपीएसी नाम देख लो भले कॉमन नाम देख लो, इसका नाम होता है प्रोपेन। ओके, प्रोपेन, बिल्कुल। अब आप बोलोगे भैया इसका नाम भी तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नाम दोनों बराबर होता है। बिल्कुल नहीं, जब 3 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो इसका कॉमन आईयूपीएसी नेम तो होगा मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन, आईयूपीएसी क्या होगा? ब्यूटेन। लेकिन जब आप इसका कॉमन नेम लिखोगे ना तो इसका नाम लिखोगे एन ब्यूटेन। एन लिखने का मतलब है कि कार्बन सब के सब सीधे से एन में है। अब आप बोलोगे भैया इसको भी तो एन प्रोपेन लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं लिख सकते इसको आप। ये एन वर्ड यूज़ तभी होता है जब कार्बन का नंबर 4 से ज़्यादा होता है। अगर आप भले इस 3 कार्बन वाली चेन को ऐसे ब्रांच बना के भी लिख दोगे ना तो भी लॉन्गेस्ट चेन यही होगी और अभी भी इसका नाम प्रोपेन ही आएगा। ओके, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन क्या है? सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे है, 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे है, 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे है और 1 ही पाई बॉन्ड यहाँ पे है। तो कितने हो गए पाई बॉन्ड टोटल? 3 और 2 5 पाई बॉन्ड है 2 ऑप्शन में। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं तो आपको बता दूँ 6 बॉन्ड तो यही बने हुए बेंजीन के, 1 2 3 4 5 6। फिर हर एक जगह हाइड्रोजन है हाइड्रोजन होता है तो 5 ये हाइड्रोजन हो गए। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 1 ये 13। हाँ, लेकिन उल्टा मत करो। पहले क्या पूछा है? पहले पूछा पाई बॉन्ड, तो 5 पाई और 13 सिग्मा है। अभी मैं सेकंड लगा लेता तो आंसर गलत हो जाता। ओके, क्या पूछा है पहले वो पहले बताना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है आईयूपीएसी नेम बताना इस कंपाउंड का। इसका देखोगे अगर आप तो इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और इसके ऊपर में 2 CH3 लगे हुए, यही बात है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे पहले आप, ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया। फिर नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग उधर से करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, 1 2 3 4। तो क्या देखोगे? 3 पे मिथाइल लगा है, 3 मिथाइल ब्यूट और 1 इन। आसान सा नाम था। अगला क्वेश्चन, इसका आपको नाम बताना है तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे, ये आपकी होगी लॉन्गेस्ट चेन। फिर नंबरिंग करोगे इधर से 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? हेप्टेन। सब में पेंटेन पड़ा है, हेप्टेन एक में ही है। आंसर आ गया सीधा, आसान था। ओके, बोलता अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आप देखने जाओगे तो उसे बोलते हैं, अनसेचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें भी है, बट ये वाला हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये अमीन है। अपने को सिर्फ हाइड्रोकार्बन बताना है। अनसेचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। इसमें क्या हाइड्रोजन और कार्बन है क्या?
यस है, बट एक्स्ट्रा में नाइट्रोजन भी है। तो आंसर कभी बहुत बार अपन ये लगा लेते हैं, क्योंकि अपन के माइंड में क्या रहता है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो अपन सोचते हैं कि हाँ ये भी होगा, बट ये ये अनसैचुरेटेड है बट नॉट अ हाइड्रोकार्बन। अपने को पूछता ना कि अनसैचुरेटेड कौन सा है, तो अपन फोर्थ ऑप्शन मार सकते थे, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला है तो अपन सेकंड ही बोलेंगे। ओके, तो ये नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। अगला है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो ईथर में अगर आप 2 कार्बन लोगे तो CH3 OCH3 बनेगा, और दोनों साइड से एक जैसा दिख रहा है तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल। फिर अगर आप 3 कार्बन लोगे तो एक तरफ 2 कार्बन लगा दो, एक तरफ 1 कार्बन लगा लो, तो 3 कार्बन में 2 ग्रुप एक जैसे, इधर अलग है इधर अलग है, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन में बनेगा नहीं। ओके, क्या 4 कार्बन में अनसिमेट्रिकल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक साइड 3 लगा दो और एक साइड 1 लगा दो, ये बन गया अनसिमेट्रिकल। तो इसमें 4 में अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों बन सकते हैं। जैसे सिमेट्रिकल बनाना है तो 2 कार्बन एक साइड लगा लो, 2 कार्बन एक साइड लगा दो, तो ये सिमेट्रिकल बन गया, और ये अनसिमेट्रिकल बन गया। लेकिन अनसिमेट्रिकल पहली बार कब बना, जब कार्बन का नंबर 3 था। अगला क्वेश्चन है, इसका IUPAC नेम लिखना आपने को, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सीन है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके ऊपर में एक मिथाइल ग्रुप लगा है। हर एक ऑप्शन से भी पता लग रहा है साइक्लोहेक्सीन है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन तो ये हो गया, साइक्लोहेक्सीन ही होगी। उसके बाद नंबरिंग, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है मिथाइल, और अगर उधर से करते हैं, ठीक है, तो किधर से आएगा, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, दोनों साइड से 4 नंबर पे आ रहा है, तो उस उधर से लो जहाँ से डबल बॉन्ड भी साथ बीच में आ जाए, 1 2 3 4, तो 4 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। आसान आसान सा नोमेनकल्चर है। इसका नाम बताना है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे, ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में इसमें नंबरिंग अगर इधर से करते हो तो 1 नंबर पे आता है, इधर से करते हो 1 2 3 पे आएगा, तो आप सीधी सी बात है नंबरिंग किधर से करोगे, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे क्या लगा है, मिथाइल, 3 पे मिथाइल 2 ही ऑप्शन में। उसके बाद में अब आप देखोगे तो आपको कितने कार्बन मिले, टोटल 7 कार्बन मिले। 7 के लिए आप वर्ड यूज़ करोगे हेप्ट, हेप्ट। अब आप देखोगे कि 1 पे ईन है, 1 पे ईन है, और 4 पे आइन है, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा 1 पे ईन और 4 पे आइन। पहले ईन लिखना है, बाद में आइन लिखना है। ओके, ये बात याद रखना। ओके, इसका IUPAC नाम लिखना है अपने को, नहीं अपने को बोला है कि कितने ओलिफिनिक बॉन्ड है। देखो NCERT से आप बोलती है ओलिफिनिक का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एक होता है एसिटिलिनिक, उसका मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अपने को डबल बॉन्ड कैलकुलेट करने, वो भी किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल। ये वाला भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, बट ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो अपने को ये वाला बॉन्ड नहीं लेना है। अपने आंसर क्या आएगा, 2। ओलिफिनिक बॉन्ड का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड। अगला है डेराइव्ड नेम नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियो का मतलब होता है 5 कार्बन बना दो, ये 5 कार्बन बना लिया। अल्कोहल मतलब OH, बाकी CH3 वगैरह तो आप सोच ही लोगे ना कि कितने कार्बन हाइड्रोजन होंगे इसके पास में। ओके, अब आप इसको देखोगे नियोपेंटाइल अल्कोहल, तो ये एक डेराइव्ड नाम है। हालांकि NCERT आपको डेराइव्ड नाम कभी भी नहीं बोलती है, तो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। और ये कैसा है, अब आप इसमें क्या होता है, जब डेराइव्ड प्रोडक्ट जाते हैं ना, तो CH3OH को बोलते हैं कार्बिनॉल। क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल बोलते हैं। हालांकि इसको नहीं याद रखना आपको, बस इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। ये कार्बिनॉल हो गया, तो ये कार्बिनॉल है, तो ये हो गया कार्बिनॉल। अब कार्बिनॉल के अलावा ग्रुप है, वो कैसा है, 3 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनिल। आसान था, बट अपने को याद रखना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, अब इसका लॉन्गेस्ट चेन तो ये सेलेक्ट हो गई। उसके बाद में नंबरिंग 1 2 3 4 5, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ जाए उधर से नंबरिंग शुरू करते हैं। 5 कार्बन के लिए वर्ड आएगा पेंट्यूज हर एक ऑप्शन में। उसके बाद में
मैंने क्या बोला, पहले इन लिखेंगे बाद में आइन लिखेंगे, तो इन किनारे पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन कहाँ पे है, 3 नंबर के बाद में इन है और 1 पे आइन है। समझ में आई बात आपको, पहले इन लिखना है बाद में आइन लिखना है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। हो जाएगा आंसर सॉरी, ये आपका एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम हर कोई जानता है कि ये तो प्रोपेन है, 1 2 3 और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको पढ़ाई थी आईयूपीएसी तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि जब भी देखो COOH ग्रुप अगर मेन चेन से बाहर हो जाए, यहाँ मेन चेन से बाहर है कि नहीं है बाहर, ओके। जब भी मेन चेन से COOH बाहर ही होता है, आउट फ्रॉम मेन चेन से बाहर होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कार्बोक्सी। क्या यूज़ करते हैं, कार्बोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, इस कंपाउंड का आपको नाम बताना है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही वाली होगी, हर कोई जानता है। अब नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, प्रिंस फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4, तो आसान है। 2 पे ब्रोमो है, 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो है, उसके बाद क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। ये हेक्सेन क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल है, यहाँ क्लोरो लिखा ही नहीं है, हेक्सेनॉल नहीं है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसीलिए आंसर जाएगा 4th। आसान था। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी रेडिकल कौन है, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। इसको अगर आप देखोगे, ये कार्बन है, उसके पीछे कितनी चैन है, 1, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन है, इसके पीछे कितनी चैन है, तो 3 CH3 लिखे हुए, मतलब कि इसके पीछे 3 चैन है, तो ये 3 डिग्री हो गया। लेकिन अगला अगर आप थर्ड ऑप्शन देखोगे, तो इसमें जिस कार्बन से वो रेडिकल निकल रहा है, बॉन्ड निकल रहा है, वो है ना पीछे कितने चैन, उससे कितनी चैन अटैच है, 1 और 1 2, तो ये हो गया आपका सेकेंड डिग्री रेडिकल। अगला वाला यूज बोल रहा है करेक्ट नेमिंग ऑफ द, अब करेक्ट नेम पूछा है, तो ये मिथाइल अल्कोहल है, सही बात है। इसके लिए अब जस्ट अभी मैंने ऊपर बताया था, डेराइव्ड सिस्टम में इसको कार्बिनॉल बोलते हैं, सही बात है। आईयूपीएसी देखोगे तो इसको मिथेनॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि कौन सी नेमिंग बतानी है, तो तीनों नेम इसके सही है, अलग अलग सिस्टम में तीनों नाम हैं, इसी के हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, इसका नाम बताना आपको। इसको अगर आप ढंग से देखोगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए वर्ड यूज़ होता है एल्केनल होता है। मैंने आपको आईयूपीएसी नेमिंग पूरी पढ़ाई थी बहुत अच्छे से और बहुत क्वेश्चन करवाए थे, तब आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना सिखाया था। यहाँ पे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप CHO है, मतलब एल्डिहाइड है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन का है तो क्या बोलोगे, इसको ब्यूटेनल बोलोगे, ओके। 4 कार्बन का ब्यूटेनल, और 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। अगला क्वेश्चन, अनसिमेट्रिकल बताना आपको। अनसिमेट्रिकल ढूंढना तो बहुत आसान है, पहले वाला देखो, फर्स्ट ऑप्शन लेफ्ट और राइट C डबल बॉन्ड होके एक जैसे हैं तो सिमेट्रिकल है। दूसरा देखोगे, आपको यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कीटोन बताना है। दूसरे वाला ऑप्शन देखोगे तो वो भी आपको क्या दिखेगा, एकदम परफेक्ट दिखेगा, सिमेट्रिकल, मतलब लेफ्ट और राइट का ग्रुप, जैसे ये ग्रुप और ये ग्रुप बराबर है, देखो सिमेट्री है यहाँ पे, ये वाला अनसिमेट्रिकल है। सही है। अगले वाले में क्या बोला आपको, यहाँ पे आपको बताना है इसका आईयूपीएसी नाम। पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे, एक बार सोचो कौन सी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, तो लॉन्गेस्ट चेन होगी ये वाली, होगी, ठीक है, ये हो गई इसकी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग 1 2 3 4, 2 पे क्या लगा है, इथाइल, 3 पे क्या लगा है, मिथाइल, 2 पे लगा है इथाइल, 3 पे मिलता है मिथाइल, और 4 कार्बन तो ब्यूटेन, और 1 और 4 पे लगा है 2 बार एसिड, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसका आपको कॉमन नेम पूछा, आईयूपीएसी नहीं पूछा, कॉमन नेम पूछा है, ठीक है। तो ये एमीन है, सीधी सी बात, NH आ रहा है, सेकेंड डिग्री एमीन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब देखो ये प्लस जैसा बन रहा है, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे ना तो ये प्लस जैसा बन रहा है। प्लस के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, नियो, और 5 कार्बन का है, और ये क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल है और नियोपेंटाइल है और अमीन है,
ब्यूटाइल नहीं है, और यहाँ नियो वर्ड यूज़ नहीं किया है। तो आपको कॉमन नेम पूछा है तो नियो तो बोलोगे आप, आइसो, नियो, टर्सरी, सेकेंडरी, नॉर्मल, ये सब वर्ड यूज़ करने ही होते हैं। तो आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीनाइन फैमिली। एल्कीनाइन फैमिली पूछा है आपका। एल्कीन आइन, अब इसका मतलब क्या हुआ? एल्कीनाइन मतलब ईन भी है और आइन भी है, मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड बताना है जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, और वो उस फैमिली का तीसरा मेंबर हो। तो क्या एक कार्बन में ऐसा पॉसिबल है क्या? एक कार्बन में पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड लगाना। दो कार्बन में आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, लेकिन एक साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते हो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? तीन कार्बन लोगे, 1 2 3 कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के बॉन्ड देखोगे ना, इस कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिए, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? 4 कार्बन लोगे, 1 2 3 4, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये इस मेंबर का इस फैमिली का पहला मेंबर हो गया। दूसरे मेंबर के लिए क्या करोगे? कोई बात नहीं, सेम रहने दो इसको। ऐसे कैसे? एक कार्बन और बढ़ा दो। पहले मेंबर में कितने कार्बन थे? 4 कार्बन थे, तो दूसरे मेंबर में कितने होंगे? 5 कार्बन होंगे। तीसरे मेंबर में कितने होंगे? 6 कार्बन होंगे। तो कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। ओके, बढ़े आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपने पास में केमिकल काइनेटिक्स का। इसके लिए अपने को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट होता है उसके लिए नेगेटिव वर्ड यूज आता है, और उनके आगे जो भी होता है कोफिशिएंट उसको लिखते हैं अपॉन में, डिवाइड में। तो इसका सीधा सीधा होगा -DH2O2 अपॉन dt बराबर DH2O अपॉन dt, और इसके आगे जो भी है ना वो उसके डिवाइड में आ जाएगा। 1/2 है ना, तो 1/1/2 DO2 अपॉन dt। अब ये 2 नीचे से ऊपर आ जाएगा, वो बात अलग है। तो ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। ये बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये अब आपको उल्टा दे दिया है कि इससे आपको रिएक्शन बनानी है। तो सीधी सी बात है, जो नेगेटिव वाले है ना वो है रिएक्टेंट। नेगेटिव वाले कौन? बी और डी, ये हो गया आपके रिएक्टेंट। तो B + D गिव्स C + A, होगा ऐसी रिएक्शन बी। और दूसरी बात, बी के आगे सी के आगे कितना है? यहाँ पे जो भी होगा नीचे वो उसको ऊपर रख देंगे, तो सी के आगे 2 होगा, डी के आगे 3 होगा, ए के आगे 4 होगा, और बी के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा। तो B + 3D, B + 3D गिव्स 4A + 2C। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकाल लोगे आसानी से। नेगेटिव वालों को रिएक्टेंट बनाओगे, पॉजिटिव वालों को प्रोडक्ट बनाओगे। वो कहीं पे भी लिखे हो सकते हैं, पहले भी लिखे हो सकते हैं और बाद में भी लिखे हो सकते हैं, क्योंकि बीच में बराबर का साइन आता है। अगला रिएक्शन है कि A2 की कंसनट्रेशन दे रखी है, B की कंसनट्रेशन दे रखी है, और रेट दे रखी है। तो आपको बताना है ऑर्डर। इस ऐसी कंडीशन में जब ऑर्डर देखते हैं ना, तो देखो इससे ऐसा होता है। देखो अब पहले अपन A2 का ऑर्डर देखते हैं। तो A2 का ऑर्डर देखेंगे ना, तो B ऐसा देखो, 2 ऐसी रिएक्शन देखो जहाँ B कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब है चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप इधर से इधर आओगे ना तो B चेंज नहीं होगा। अब आप A को क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। A को डबल कर रहे हैं। A को डबल करने पर रेट भी डबल हो रही है। देखो 1 से सीधी 2 हो गई। A को डबल करने पर रेट अगर डबल होती है तो उसका ऑर्डर होता है 1। डबल करने पर डबल हो तो ऑर्डर 1। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब आपको क्या करना है? बी के लिए चेक करना है। बी के लिए चेक करोगे ना, तो एक ए ऐसा ढूंढो जहाँ पे वो कांस्टेंट हो, मतलब 0.2 हो, चेंज नहीं हो रहा। अब आप बी को क्या कर रहे हो? डबल कर रहे हो। 2 से 4 कर रहे हो, डबल कर रहे हो ना। डबल कर रहे हो तो ये कितना गुना हो रहा है? ये 4 गुना हो रहा है। 2 से सीधा 8 हो रहा है। देखो अगर किसी को डबल करते हो डबल होता है तो ऑर्डर 1, डबल करते हो और वो 4 गुना हो जाता है तो ऑर्डर 2। तो ए के लिए ऑर्डर आया 1 और बी के लिए आया 2। समझ में आ गई बात आपको? और भी आपको केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में आपको केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन
प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। मैंने उसको केमिकल काइनेटिक्स को वन शॉट वीडियो में पूरे फॉर्मूले पढ़ाए हैं लास्ट ईयर ही, जो इस साल भी वैलिड है, और उसके बाद में उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन करवाए हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बोलता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वलेंट हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट में। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। नाइट्रोजन में कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, नाइट्रोजन में होते हैं 7, और नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो 7 और 4 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन में कितने? 7। ऑक्सीजन में कितने? 8। 7 और 8 15, और पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इन दोनों में 14 इलेक्ट्रॉनिक है, इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ओके। अगला बोलता है कौन सा मॉलिक्यूल हाइपोवैलेंट है। हाइपो का मतलब है कि कम, और कम किससे? वैलेंसी कितनी होती है? 8, तो किस में 8 से इलेक्ट्रॉन कम है। ओके। अब आप बोलोगे कि इसका आंसर होगा BCl3, क्योंकि एक थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। AlF3 भी आंसर हो सकता है आप बोलोगे तो। इसके इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपके पिछले वीडियो में भी अपन ने हाई वैलेंस एयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सीखा था, वहाँ क्वेश्चन आया था कौन सा हाइपर वैलेंट है। बोरॉन को देखोगे, बोरॉन फैमिली का है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन ये साइड एटम दे देगा, तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये होगा आपके पास में हाइपोवैलेंट। ओके। अब आप बोलोगे AlF3 में भी ऐसा ही है, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन ने दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट काम करता है कोवैलेंट कंपाउंड्स पे। ओके। और AlF3 होता है आपका आयनिक। आयनिक को देखोगे ना, तो इसको ब्रेक करके देखोगे कैसे। AlF3 को देखोगे तो एल्यूमिनियम +3। अब इसमें अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाओगे ना, तो एल्यूमिनियम के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यहाँ पे आता दूसरे नंबर पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता, 13। सोडियम 11 पे आता है। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसमें से 3 कम करोगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फ्लोरीन माइनस है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कंप्लीट आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन कोवैलेंट फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो बस आयनिक हो गया, जिसका मतलब ये हाइपोवैलेंट नहीं होगा, बोरॉन वाला आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर पता करना है आपको, और फॉर्मल चार्ज पता करना है। इसके लिए आपको इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ओके। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पाई बॉन्ड डज C2 हैव। आपको इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कि C2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, और उसमें 2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पाई बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, और वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है पानी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर आप पानी की स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको याद होती है, 2 लॉन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इसका साइड एटम सेम है बट लॉन पेयर 0 नहीं है, तो इसका म्यू 0 नहीं होगा। ये तो बोल रहा है मॉलिक्यूल का म्यू 0 है, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट, तो 0 नहीं होता है। अपने को गलत स्टेटमेंट ही पकड़ना था, अपन ने पहला ही पकड़ लिया। ओके। अगला लास्ट क्वेश्चन है, N2 से N2+ में जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। N2 का बॉन्ड ऑर्डर तो हर किसी को याद होता है भाई, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, 3 बॉन्ड होता है। या इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लो, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 13, बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। तो N2 से N2+ बना, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2.5 हो गया। क्या इंक्रीज हुआ? नहीं, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ। तो आपको क्या करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग ये तो ए का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ए का क्या हो सकता है? क्यू हो सकता है। ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, पी तो नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहले N2 में कितना था? N2 में इलेक्ट्रॉन थे 14, तो 14 में कैसी प्रॉपर्टी होगी? डाया। फिर N2+ में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन हो गए 13, तो कैसा हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? पैरा। ठीक है, तो क्या हो गया? पैरा मैग्नेटिक इंक्रीजेस। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का आर हो जाएगा। आई बात समझ में? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। तो आज इतने बहुत क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके जो भी डाउट होंगे वो भी बताएंगे आपको, कुछ आपको पूछना हो तो। और टेस्ट पेपर, अगर आप टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन कर लिए तो अच्छी बात है, उस पर आप डटे रहिए। नहीं ज्वाइन कर रखा है, आपको दिक्कत है फाइनेंशियली, तो आप PDF लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। आपको PDF हमारे टेलीग्राम पे मिलते ही रहते हैं।
कहाँ से डाउनलोड करने वो सारी लिंक आपको मिलती रहती है। @NEET JEE 23 टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो पेपर सॉल्व करते रहिए, और बाकी आपको बायो में कितना पढ़ना है, सिलेबस कब करना है, केमिस्ट्री कब करनी है, वो सब कुछ आपको बता चुका है सब कुछ। और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए।